कहानी की शुरुआत अलास्का की टाउन से होती है। ये टाउन एक ऐसे इलाके में था जहाँ 30 दिन के लिए सूरज नहीं निकलता, लेकिन ऐसा सिर्फ साल के एक महीने में ही होता है। कल से यहाँ 30 दिन वाली लंबी रात शुरू हो जाएगी। हर साल जब भी दिन आते हैं तो कुछ लोग इन दिनों को छुट्टियाँ समझकर इन्हें मनाने के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग यही रहते हैं। तो इस वजह से लोग आज भी तैयारियां कर रहे थे। अब इसी टाउन का एक शेरिफ जिसका नाम इबन था, वो अपने साथी के साथ टाउन से बाहर आता है छानबीन करने, क्योंकि इन एक जगह पर कुछ जले हुए मोबाइल मिले थे। पहले तो नहीं लगता है कि जरूर ये किसी की शरारत है। इतना ध्यान ना देते हुए ये वापस टाउन में आ जाते हैं। टाउन के सभी लोग काफी मसरूफ थे। उन्हें इस बात की खबर नहीं होती कि कोई टाउन के सभी कुत्तों को पकड़ पकड़ कर बड़ी बेरहमी से मारता जा रहा है। जब एक ड्राइवर जनरेटर के लिए ट्रक में तेल ले जा रहा था तो वो तेल ट्रक में से लीक होने लगता है और सड़क पर बिखरता जा रहा था। इसलिए इबन उसे रोककर फाइन लगा देता है, जो चीज उस ड्राइवर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हम एक लड़की को देखती है जिसका नाम स्टेला था। वो इबन की वाइफ थी और उसे आज इस टाउन से निकलना था। वो अपनी गाड़ी में थी और एयरपोर्ट के लिए जा रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी गाड़ी एक खुदाई करने वाली गाड़ी से टकरा जाती है। अब खुशकिस्मती से स्टेला तो बच जाती है, पर उसकी गाड़ी का काफी बुरा हाल हो गया था। तो इसलिए अब वो अपने हस्बैंड इबन को कॉल करके उससे मदद मांगती है। अब उसकी मदद के लिए इबन को तो नहीं जाता, पर अपने साथी को भेज देता है। उसका साथी जब स्टेला के पास पहुँचता है तो उसे लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। अब वो बहुत कोशिश करता है टाइम पर उसे पहुंचाने की, मगर उन्हें देर हो जाती है क्योंकि आखिरी जहाज भी उड़ान भर चुका था। इस बात से स्टेला काफी परेशान हो जाती है। इबन कुत्तों वाली जगह पर छानबीन करने के लिए जाता है। खुद उनकी हालत देखता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि किसी ने बड़ी बेरहमी से कुत्तों को मारकर उनकी चेर फाड़ की हुई थी। आदमी बताता है कि ऐसा यहाँ पहली बार हो रहा है, क्योंकि टाउन में कोई ऐसा नहीं है जो कुत्तों से इतनी नफरत करता हो। इबन की दादी बताती है कि खुदाई कंपनी वालों की कॉल आई थी। उनकी रिपोर्ट है कोई मसला उन्हें पेश आना है। ये सुनकर इबन वहाँ जाता है। पायलट उसे बताता है कि मेरा हेलीकॉप्टर पिछले काफी टाइम से गैराज में ही खड़ा था, पर आज किसी ने उसके पुर्जे काफी बुरी तरह से तोड़ दिए और लेकिन नायक नहीं छोड़ा उसे। समझ नहीं आ रही कि ऐसे किसने किया। इसी टाउन के करीब कोई अनजान समुद्री जहाज आता है, जिसके बाद हम एक अजनबी को देखते हैं जो इस टाउन में आया था। वो एक बार में बैठा शराब मांग रहा होता है, पर वहाँ काम करने वाली औरत उसे ये कहते हुए मना कर देती है कि सर आई एम सॉरी, मैं आपको शराब नहीं दे सकती, क्योंकि साल के इन दिनों में किसी को भी पीने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि ऐसा सेहत के लिए खतरा है। वो फिर कच्चे मांस की मांग करता है और उस औरत का हाथ पकड़ लेता है। ये आदमी काफी अजीब था। तभी इधर इबन भी आ जाता है। उसे इस आदमी पर शक होने लगा था, तो इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। उसे अचानक बाहर से शोर की आवाज आने लगती है, तो टॉर्च लेकर वो बाहर जाता है चेक करने, जहाँ बहुत सारे अजीब तरह के लोग थे जो अचानक इस बूढ़े आदमी पर हमला कर देते हैं और उसका खून पीने लगते हैं। सारा खून पी जाती है, जिससे उस बेचारे की मौत हो जाती है। उधर फैक्ट्री के 3 वर्कर्स अपना काम खत्म करके घर जा रहे थे। अचानक इन पर भी हमला हो जाता है। वो खून पीने वाली खतरनाक जो इंसान के रूप में थी, दोनों आदमियों का खून पी जाती है, जिसके बाद उन्हें अंधेरे में खींच देती है। और जो वर्कर लड़की थी वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। इबन उस अजनबी से पूछताछ करता है, पर वो साफ साफ कोई जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है कि यहाँ के सारे लोग मरने वाले हैं। तभी अचानक ये लाइट चली जाती है, जिससे अब इनका टेलीफोन कनेक्शन भी टूट जाता है, जिसके जरिए ये किसी से बात कर सकते हैं। इबन जब बाहर आता है तो उसे जमीन पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ दिखता है। जैसे ही पीछे करते हुए आगे बढ़ता है तो घबरा जाता है, क्योंकि वो बूढ़े आदमी का कटा हुआ सर था। इसीलिए वो फौरन ये के लोगों के पास जाता है और उन्हें सलाह देता है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में ही रहिए, ये ठीक रहेगा। बाहर निकलने का सोचना भी मत, क्योंकि खतरा हो सकता है। अगर किसी के घर पर जनरेटर नहीं है तो वो बाहर भी चला जाए, वहाँ रहे, क्योंकि वहाँ जनरेटर मौजूद है। वो स्टेशन में वो लोग वक्त गुजारने के लिए गेम खेल रहे थे, जबकि जभी उन्हें डराने की कोशिश करता है। इबन के भाई को इस वजह से गुस्सा आ गया था, तो वो प्लास्टिक की छोटी सी चीज उठाकर उसकी तरफ फेंककर मारता है। ये देख अजनबी बोलता है, अरे लड़के ये क्या किया तुमने? वैसे तुमने अच्छा किया, इस प्लास्टिक की मदद से मैं जेल को तोड़ दूंगा। ये सुनकर ना समझी की वजह से इबन का भाई भागता है ताकि प्लास्टिक का टुकड़ा उठा सके, पर वो अजनबी उसे गले से पकड़ लेता है। ये देखकर स्टेला गन उठा लेती है और उसे धमकाने लगती है कि छोड़ दो इसे, पर वो नहीं सुनता। इतनी देर में इबन खुद यहाँ आ गया था। वो अजनबी के गद्दे पर गोली मारता है, फिर हथकड़ी की मदद से उसे सलाखों के साथ बांध देता है। तब ये आदमी अजीबोगरीब बातें कर रहा था। कहता है कि तुम सब मरने वाले हो, क्योंकि वो यहाँ आ गई है। मौत का खेल शुरू होने वाला है। बहुत खुद खराब था उनका। अब टाउन में तो पहले ही डर का माहौल फैला हुआ था, क्योंकि यहाँ पर वो खून पीने वाले राक्षस आते थे जिन्हें वैम्पायर्स कहा जाता है। उन्हें लगता है कि जरूर यहाँ कोई खूनी आ गया है जो सब लोगों को मारेगा, इसीलिए ये गाड़ी लेकर उस खूनी
उन्हीं को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। इन्हें अजीब सा महसूस होता है, इसीलिए ये दोनों गाड़ी से बाहर आकर दूरबीन से देखने की कोशिश करते हैं। स्टेला को वहाँ कुछ दिख जाता है जो देख काफी घबरा गई थी और इवन से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर टाउन वापस आने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन तभी एक वेम्पायर इनकी गाड़ी पर हमला करके ऊपर चढ़ जाता है। इवन उस पर गोली चलाता है पर वेम्पायर पर उसका कोई असर नहीं होता, तो इसलिए स्टेला जोर से जैसे ब्रेक लगाती है वो नीचे गिर जाता है, जिससे आखिरकार इनकी उस वेम्पायर से जान छूट जाती है। जैसे ये टाउन में आती है यहाँ की हालात काफी बुरे थी, गाड़ियों में आग लगी हुई थी, हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी क्योंकि वेम्पायर्स का यहाँ पर हमला हो गया था। इवन की दादी पुलिस स्टेशन से उनसे राब्ता करने की कोशिश करती है और ये दोनों जैसे वहाँ पहुँचती है तो ना तो वहाँ इवन का भाई था और न ही दादी, हर तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। ये देखकर उन दोनों को काफी बुरा लगता है, लेकिन अजनबी उतरी था जो अभी भी वैसा का वैसा बंधा हुआ था। इवन गन लेकर उसे मारने के लिए जाता है क्योंकि वो बस एक ही बात कह रहा था कि मैंने ही उनकी मदद की, मैंने ही उनका रास्ता बनाया। वो यहाँ वेम्पायर्स की बात कर रहा था। स्टेला उसे रोकती है कि मत मारो इसे मारने से कुछ हासिल नहीं होगा, तो इसीलिए वो रुक जाता है। फिर अब बाहर हम इन वेम्पायर्स और उनके लीडर को देखते हैं जो अभी तक छुप छुप कर ही हमला कर रही थी। तब इनका लीडर कहता है कि अब जैसे तुम्हारा दिल करे वैसे ही हमला करो बगैर किसी से डरे, क्योंकि अब हमें रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, इन सभी को मारने के बाद इनके सर काट के अलग कर देना ताकि वेम्पायर्स न बन जाए, हमारी तादाद बढ़ने के लिए चाहिए। इतना कहती ही ये टाउन के लोगों पर हमला कर देती है और ऐसे फिर कत्ले आम शुरू हो जाता है। बड़ी बेरहमी से ये उन्हें मारती जा रही थी। हालांकि अपनी हिफाजत करने के लिए लोगों के पास गन्स थी, पर गोली का उन पर जरा भी असर नहीं हो रहा था। इबन और स्टेला बार के अंदर आ जाती है जहाँ उन्हें इबन का भाई सही सलामत मिलता है। दोनों भाई एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थी। वर्कर लड़की बताती है कि मेरे पड़ोसी के घर के पास ही एक छोटा सा कैबिन है, हमें वहाँ चलना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए एकदम महफूज है, यहाँ से दूर भी नहीं है। जब इबन कहते हैं मगर हम बगैर प्लान के ऐसे भी तो यहाँ से नहीं निकल सकते ना। ऐसा करती है मैं और स्टेला उन वेम्पायर्स का ध्यान भटकाएंगे, तब तक तुम्हें मौका मिल जाएगा, तुम लोग यहाँ से भाग जाना। प्लान के मुताबिक इबन और स्टेला गाड़ी लेकर निकल जाती है, पर वो वेम्पायर्स काफी चालाक थे, फौरन इनके पास आ जाते हैं हमला करने के लिए। वो इतने ताकतवर थे कि सिर्फ अपने हाथों से ही गाड़ी उठा रहे थे। वो फिर अंदर घुसकर इन्हें मारने की भी कोशिश करते हैं, जिनसे बड़ी मुश्किल से ये बच रही थी। स्टेला उनमें से सिर्फ एक को ही मारने में कामयाब होती है, जो वो गोली से उसका सर उड़ा देती है। वो पूरी तरह फंस गई थी, जहाँ तभी इनकी मदद करने के लिए ड्राइवर आ जाता है। उसके पास काफी बड़ी गाड़ी थी जिसे आकर वो वेम्पायर से टकरा देता है, जिससे बहुत सारे वेम्पायर्स उसके नीचे आकर कुछ नहीं चाहते हैं। ड्राइवर इन्हें गाड़ी में बैठाकर जान बचा लेता है, जिसके बाद बचे हुए सारे लोग उस केबिन में आ जाते हैं, जिसके बारे में लड़की ने बताया था। ये लोग प्लान बनाते हैं कि खाने का इंतजाम कैसे करना है और बारी बारी हर एक इंसान में पहरा देना है। वेम्पायर्स का लीडर और उसके साथी पुलिस स्टेशन में उस अजनबी के पास जाते हैं। असल में उसने इन वेम्पायर से ये सौदा किया था कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो तुम मुझे भी वेम्पायर्स बना दोगी, जिसके बाद मैं भी अमर बन जाऊंगा, जिससे फिर मेरी मौत कभी भी नहीं होगी। अब शुरुआत से जो सब उल्टा उल्टा हो रहा था, इन्हीं कुत्तों की मौत और नाइट का कनेक्शन कर जाना, ये सारा काम इस अजनबी का ही था ताकि वेम्पायर्स इस टाउन में घुस जाए। अब उसने तो अपना काम कर दिया था और वेम्पायर्स ने उसे इनाम देने की बजाय धोखा दिया, यानी इसी वेम्पायर्स नहीं बनाया बल्कि वो इसे भी मार डालते हैं और इसका भी खून पी जाते हैं। फिर वक्त गुजरता है और हमें 6 दिन के बाद की कहानी दिखाई जाती है। ये वेम्पायर्स हर घर हर इमारत में इंसानों को ढूंढते और उनका खून भी जाया करती थी। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। सिर्फ चंद लोग ही ऐसे थे जो बचे हुए थे, जो वो सारे लोग थे जो कैबिन में छुपे हुए थे। इनमें से जो पायलट की डेड थी, हाल ही में उनकी वाइफ की मौत हुई थी, जिस वजह से उनका ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा खराब हो गया, तो वो अक्सर उन्हें याद करके रोया करती थी। मगर ये लोग उन्हें चुप रहने का कहती थी क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि जरा भी यहाँ शोर हो, जो वेम्पायर सुनकर यहाँ आ जाए और इन सब को भी पकड़ ले। फिर अब इन लोगों को बाहर से शोर की आवाज आने लगती है। स्टेला जब देखती है तो वहाँ वेम्पायर ही थे जो आसपास के घरों की तलाशी ले रहे थे। इन हालात को देखते हुए अक्सर का कहना था कि हमें ये जगह छोड़कर कहीं और जाकर चुप जाना चाहिए, पर इबन उसको समझाता है कि हम ऐसे यहाँ से नहीं निकल सकते, जब तूफान आएगा तब हमें मौका मिलेगा। अब एक लड़की जो अकेली थी वो घबराते हुए बाहर आती है, काफी डरी हुई थी, जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी आवाजें केबिन में छुपे सब लोगों ने भी सुन ली थी। इबन देखता है कि बहुत सारे वेम्पायर्स उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इबन और एक आदमी लड़की को बचाने के लिए बाहर आते हैं, पर काफी देर हो गई थी क्योंकि वेम्पायर्स ने चारों तरफ से उसे घेर लिया था, मारकर वो उसका भी
खून पी जाती है। सिर्फ ये नहीं बल्कि वो आदमी जो इवन के साथ बाहर आया था उसे भी एक वैम्पायर ने काट लिया था, जिससे वो भी वैम्पायर बच जाता है और इवन पर हमला कर देता है। अब अपनी जान बचाने के लिए ना चाहते हुए भी उसे उस आदमी को मारना ही पड़ता है। इवन काफी बौखलाया हुआ था, उसे दमे का भी मसला था। जब तक वो केबिन तक लौटता है उस पर दमे का अटैक हो जाता है, इसलिए वो वही गिर गया था, पर स्टेला उसकी काफी मदद करती है। वैम्पायर्स का लीडर जब इवन की साथी की लाश के पास आता है तो उसे देखकर हैरान रह गया था, क्योंकि उसे समझ लग गई थी कि अभी भी कुछ इंसान है जो बचे हुए हैं और हमसे जान बचाकर छुपे हुए हैं। उधर केबिन में पैरा देने की बारी स्टेला की थी, पर उसकी आंख लग जाती है, इसीलिए वो सो गई थी। अब यहाँ अच्छा मौका समझकर पायलट की डैड वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर उनकी बेटी इन्हीं पायलट ने उन्हें देख लिया था। तब तक स्टेला की भी आंख खुल गई थी। वो दोनों उन्हें बहुत रोकती है, काफी समझाने की कोशिश करते हैं, तब वो मान तो जाते हैं, पर उन्हें वॉशरूम जाना था। वो वॉशरूम में चले जाते हैं तो बाहर पायलट और स्टेला उनके बाहर आने का इंतजार कर रही थी, पर काफी देर तक जब वो बाहर नहीं आती तो दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है। देखते हैं कि खिड़की के जरिए पायलट के डैड यहाँ से भाग गए हैं, इसलिए पायलट भी निकल जाता है अपने डैड को ढूंढने के लिए। शोर की आवाज सुनकर एक वैम्पायर चुपके से केबिन में घुस जाता है। उसे देखकर खामोशी से इवन और स्टेला एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। पायलट बाहर आकर अपने डैड को पुकारने लगता है। घर के अंदर जो वैम्पायर आया था आवाज सुनकर वो बाहर आ जाता है, पायलट पर हमला करके उसे भी मार डालता है। इस सब के लिए इवन खुद को जिम्मेदार कहता है कि मैंने उनकी कोई मदद नहीं की, पर स्टेला उसे समझाती है कि ऐसे मत करो, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब अगले दिन यहाँ तेज बर्फीला तूफान आ जाता है। बाहर इन्हें कोई वैम्पायर नहीं दिखता तो ये लोग बाहर आकर कहीं और जाने लगती है, क्योंकि अब इनके पास भी राशन खत्म हो रहा था। इनका प्लान था कि सबसे पहले तो हम सुपर मार्केट जाएंगे, जहाँ से खाने का बहुत सारा सामान लेंगे, और फिर उसके बाद खुदाई कंपनी में चले जाएंगे, क्योंकि बाकी अंधेरों के दिन ही वहीं गुजारने वाले थे। अब ये लोग जैसे तैसे सुपर मार्केट पहुँच तो जाते हैं, जहाँ ढेर सारा खाने का सामान भी था, और एक वैम्पायर बच्ची इन पर हमला कर देती है। तभी लोग उसे रोककर मार देते हैं। उसे इवन की बाई ने मारा था, जिसके बाद वो दुखी हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा करना नहीं चाह रहा था, पर करना जरूरी था। अब खाना तो ये ले लेते हैं, पर मुसीबत अब ये बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि तूफान थम चुका था। इन्हें अब इंतजार करना था दोबारा तूफान के आने का, या फिर ये अंधेरे वाले दिन खत्म होने का। फिर अब इन्हें यहाँ ऐसे ही 18 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन यहाँ रहना किसी खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि वैम्पायर्स हर इमारत को चेक कर रही थी। ये लोग पुलिस स्टेशन जाने का प्लान बनाते हैं, पर इस बार भी इन्हें उनका ध्यान भटकाना था। अब इवन सबको बताता है कि वैम्पायर सूरज की रोशनी में नहीं आते, और मेरी दादी यूवी लाइट इन्हें अल्ट्रावायलेट की रोशनी में पौधे उगाया करती थी, जो दरअसल सूरज की शुआएं ही होती है। तो अगर मैं इन्हें उस घर तक ले जाऊँ जहाँ यूवी लाइट है तो मैं इन्हें खत्म कर सकता हूँ। फिर अब प्लान के मुताबिक इवन वैम्पायर्स का ध्यान भटकाता है, और ये सारे लोग पुलिस स्टेशन की तरफ भागने लगते हैं। फिर यूवी लाइट सिर्फ वैम्पायर लड़की को मार गिराता है, जो लीडर की साथी थी, पर वो वैम्पायर्स काफी चालाक थी। वो उस कनेक्शन को ही काट देती है जिससे यूवी लाइट चल रही थी। और वो टोकी जो मोबाइल डिवाइस होती है उसके जरिए इवन बाकी लोगों से राब्ता करता है और कहता है कि मैं यहाँ मुसीबत में फंस गया हूँ, पर तुम सब लोग अपनी अपनी जानें बचाओ। अब ये सुनकर ड्राइवर एक बार फिर इवन की जान बचाने के लिए खुदाई वाली गाड़ी लेकर चला जाता है, जहाँ इस बार भी वो बहुत सारे वैम्पायर्स को कुचल देता है। आखिर में वो धमाका भी करता है, पर बेचारा लीडर के हाथों पकड़ा जाता है, इसे भी वो लोग मार देते हैं। अब इवन तो सही सलामत पुलिस स्टेशन आ जाता है, पर वर्कर आकर सबको बताता है कि मैंने आप लोगों से एक बात छुपाई। सुपर मार्केट में मुझे बच्ची ने काट लिया था, जिससे अब मैं भी वैम्पायर बनने वाला हूँ, तो इसलिए इवन अब तुम ऐसा करो, मुझे मार डालो ताकि मैं बाकी के लिए खतरा न बन सकूं। अब हालांकि इवन ऐसे करना तो नहीं चाहता था, पर सबकी जान बचाने के लिए वो उसे दूसरे कमरे में ले जाता है और उसे मार डालता है। गोली की आवाज सुनकर सभी काफी घबरा गई थी। अब 27 दिन गुजर गए थे। इन्होंने जैसी तैसी खुद को अब तक जिंदा रखा हुआ था। अगले दिन ये देखती है कि घर में लाइट जल रही है। तब इवन और स्टेला फैसला करते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, हो सकता है वहाँ कोई मौजूद हो जिसे मदद चाहिए। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो इवन की साथी को वहाँ पाते हैं, जिसने अपनी फैमिली को ही मार दिया था ताकि उन वैम्पायर्स के हाथों वो दर्दनाक मौत ना मरे। वो अब खुद को भी मारना चाह रहा था, पर इवन उसको रोक देता है। बाहर तूफान आ गया था तो ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और खुदाई कंपनी में अब ये जाने वाले थे, पर तभी इन्हें शोर सुनाई देता है। जल्दी से एक जगह जाकर छुप जाते हैं। तभी इधर एक बच्ची बाहर आती है। स्टेला उसे बचाना चाहती थी, पर एक वैम्पायर ने उन्हें देख लिया था। तब इवन अपने दोस्त को कहता है कि मेरी वाइफ और बच्ची को ले जाओ। खुद वैम्पायर के सामने आ जाता है ताकि उन दोनों की जान बच जाए, पर उसका साथी स्टेला और बच्ची को वही छोड़कर फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। इवन भी वापस आ गया था। वो और कुछ और लोग जैसे तैसे करके खुदाई कंपनी में पहुंच जाते हैं, पर इवन को तब दुख होता है जब वो स्टेला और बच्ची को यहाँ नहीं पाता। उसका साथी भी लोगों के पास
पास पहुंच गया था, पर एक वेम्पायर जिसका पीछा कर रहा था यह आकर सभी पर हमला कर देता है। इवन उसे लड़ता है, लेकिन उसका साथी वेम्पायर को पकड़कर ग्राइंडर मशीन में डाल देता है, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पर तब तक वेम्पायर ने उसे काट लिया था। अब इससे पहले कि वो वेम्पायर बनता, एक कुल्हाड़ी से इबन उसे मार देता है। वही सारे वेम्पायर्स घूम रहे थे। 30 दिन भी होने वाले थे, जिसके बाद सुबह हो जाएगी। अब वॉकी टॉकी के जरिए इबन और स्टेला की बात होती है। वो उसे बताती है कि बच्ची को लेकर मैं गाड़ी के नीचे छुपी हुई हूँ। बस कुछ ही देर थी जब तक इन्हें खुद को कैसे भी करके बचाना था। वेम्पायर वहाँ आकर हर जगह आग लगा देते हैं, ताकि अगर कहीं इंसान छुपे हो तो वो बाहर निकल आए। यहाँ स्टेला बेचारी फंस चुकी थी। अगर वो बाहर नहीं आएगी तो जलकर मारी जाएगी, लेकिन अगर आ गई तो वेम्पायर के हाथों नहीं बच पाएगी। अब इबन ने उन्हें तो बचाना ही था, इसीलिए वो अपने साथी जो वेम्पायर बन चुका था उसका खून सिरिंज पे भरकर खुद को लगा लेता है। वो यहाँ अपनी वाइफ को बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने जा रहा था। अपनी वाइफ को अलविदा कहता है और स्टेला को बचाने के लिए बाहर निकल आता है। वो यहाँ सिर्फ वेम्पायर के लीडर को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। वो जैसे आगे आता है इबन उसे पूरी तरह मारने लगता है। वो उठा कर उसे पटक रहा था हर जगह, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि इबन भी अब एक वेम्पायर बन चुका है, जिसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि अब एक ही बार में वो वेम्पायर के लीडर को ही खत्म कर देता है। सूरज निकलने ही वाला था, इसलिए बाकी बचे वेम्पायर्स भाग जाते हैं। अब यहाँ स्टेला और बच्ची को भी बचा लिया जाता है। अब इबन और स्टेला ने वादा किया था कि वो उगता हुआ सूरज एक साथ देखेंगे, इसीलिए एक जगह पर बैठकर सूरज को निकलते हुए देख रही थी। जैसे सूरज निकलता है इबन राख बन जाता है। स्टेला उसे गले लगाकर रोने लगती है। वो भी बेचारा राख बनकर उड़ जाता है। और ये सीन काफी दुखी था, क्योंकि स्टेला बहुत रो रही थी अपने हस्बैंड को खोकर। और इसी सैड एंडिंग के साथ ही कहानी इधर ही खत्म।